अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब। अच्छा। आज हमारी लास्ट क्लास थी सर्जरी की। देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक हमने किए थे क्वेश्चंस। ये नर्व ब्लॉक तक हमने पढ़ा था। आज हमने आपको बताया था कि हम ये चीजें पढ़ेंगे। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये आपने पहले भी सुने होंगे चीजें, बट आज इनको समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक किससे कहते हैं। ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल से ही समझते हैं इसे क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी इससे हैं और समझने की कंसेप्ट क्या है इसमें। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो है ना, जहन में बिठाइएगा कि एक बेसिक रूल है कि जहां पे साल्ट ज्यादा होगा, जहां पे नमक या साल्ट ज्यादा होगा, वहां पे वाटर मूव करेगा ज्यादा। तो जो वाटर होगा H2O होगा। ये केमिस्ट्री के जो है ना, आपने शायद सुने भी हो। वहां पे H2O ज्यादा मूव करेगा। ये कॉमन चीज सबसे पहले समझने से पहले ये समझिएगा कि जहां पे साल्ट ज्यादा होगा, वाटर वहां पे ज्यादा मूव करेगा। क्यों करता है? ताकि वाटर उसको बैलेंस करता है बोथ साइड, साल्ट को। इसलिए ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपने एक रूल, गोल्डन रूल याद रखना है कि जहां पे साल्ट ज्यादा होगा वहां पे वाटर सबसे ज्यादा मूव करेगा। सही है, तो ये बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी। तो अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे सेल है। सेल में जो है ना, ये सेल है फॉर सपोज, इसकी अगर बाहर वाली आउटसाइड पे, एक साइड पे या आउटसाइड पे पानी ज्यादा है, H2O, ओ सॉरी साल्ट ज्यादा है। ठीक है, साल्ट ज्यादा है बाहर वाली साइड पे। अंदर जो है यहाँ पे साल्ट कम है। तो आप मुझे बताएं कि वाटर कहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो वाटर जो है, वो वाटर जो है ना कौन सी जगह को डाइल्यूट करेगा या कौन सी जगह पे जाके जो है ना मर्ज होगा या कौन सी जगह पे मूव करेगा, तो वो जहाँ पे साल्ट ज्यादा है। सही, तो ऊपर आपको एक रूल मैंने समझा दिया, ये आपने याद रखना है। जो है ना, वाटर कहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है? साल्टी साइड पे सबसे ज्यादा जाता है। ये तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं यहाँ से, आइसोटोनिक को छोड़ के पहले हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक को। हाइपो का वैसे भी मतलब आपको पहले बताया है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर सॉल्यूशंस हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे साल्ट आउटसाइड कम होते हैं। ठीक है, सेल की आउटसाइड साल्ट कम होता है। ठीक है, साल्ट कम होता है। ये हाइपोटोनिक का बता रहा हूं, इनसाइड जो साल्ट होता है वो ज्यादा होता है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन बता रहा हूं। ये कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताएं कि जब इसकी आउटसाइड में साल्ट कम है, इनसाइड में साल्ट ज्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, फ्लूइड्स कहाँ मूव करेंगी? कहाँ करेंगी? H2O। H2O जो है वो इनसाइड मूव करेगा ना। कहाँ मूव करेगा? इनसाइड मूव करेगा, क्योंकि साल्ट की मिकदार इनसाइड द सेल ज्यादा है, तो वाटर वहां मूव करेगा। तो इससे क्या होगा? जब पानी ज्यादा आ जाएगा सेल के अंदर, तो बिलावल भुट्टो की तरह क्या होगा? वहां पे सेल की सोइलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल की सोइलिंग हो जाएगी। इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आ जाए नीचे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, कम होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। और जो है ना, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट काजेज सेल टू सोइल। ये वर्ड आपने याद रखना है, जो पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कौन से सॉल्यूशन में वास जो है ना सेल सोइल करता है या सोइलिंग होती है सेल की। तो कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल सोइल करता है, ये आपने याद रखना है। ये इसकी एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी बताता हूँ। पहले जस्ट इनका बेसिक कंसेप्ट समझिए। ये हाइपोटोनिक मैंने बता दिया आपको। दूसरा हम पढ़ते हैं अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन हैविंग कंपैरेटिवली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन, वही बात, हाई कंसंट्रेशन होगी साल्ट की। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी उसी तरीके से समझते हैं। ये एक सेल है, ये इसकी आउटसाइड रीजन है। तो हाइपरटोनिक में आपने याद रखना है क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है साल्ट बाहर की तरफ ज्यादा, हाई साल्ट होता है आउटसाइड। हाइपो में हमने पढ़ा ना अंदर ज्यादा होता है, तो हाइपो में, सॉरी हाइपर में बाहर वाली जो आउटसाइड रीजन होती है यहाँ पे साल्ट ज्यादा होता है। अंदर जो होता है इनसाइड साल्ट कम होता है। क्या होता है? साल्ट कम होता है। तो अब फिर वही बात आ गई, तो ये एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो अभी वाटर जो है वो कहाँ मूव करेगा? ठीक है, वाटर कहाँ मूव करेगा? वाटर यहां से गो करेगा आउटसाइड द बॉडी। क्यों? या आउटसाइड द सेल, क्योंकि हाई साल्ट की जगह कहाँ पे है? बाहर वाली सेल की रीजन पे है या आउटसाइड पे है। तो जाहिर है वाटर आउटसाइड मूव करेगा। ठीक है, कहाँ मूव करेगा? हाइपो में हमने देखा था कि वाटर अंदर मूव कर रहा था इनसाइड। अभी हाइपर में बाहर मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि साल्ट की जो क्वांटिटी है वो आउटसाइड द सेल ज्यादा है, तो बाहर जो है ना वाटर मूव करेगा, आउटसाइड मूव करेगा। तो इससे क्या होता है, जो अंदर वाला सेल का हिस्सा होता है वो क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है, जिसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो सोयल कब होता है, सोइलिंग कब होती है सेल की, कौन से सॉल्यूशन में होती है? हाइपोटोनिक में। और श्रिंक कहाँ पे होता है सेल? हाइपरटोनिक में। बाकी इतनी डिटेल जो मैं इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपसे पूछेगा नहीं, ये जस्ट आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या चीजें हो रही हैं। बाकी एक एमसीक्यू इससे ये बनता है कि सोइलिंग कहाँ पे हो रही है, श्रिंक कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये आपको डिटेल में मैंने समझा दिया था। ठीक है, बाकी आइसोटोनिक क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक, आइसो का मतलब होता है सेम। तो इस सॉल्यूशन में आउटसाइड ऑफ द सेल भी सेम साल्ट की क्वांटिटी होगी या इक्वल होंगे, और इनसाइड भी सेम होंगे साल्ट की जो है ना क्वांटिटी। तो इससे क्या होता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है वो भी इक्वल होती है। सही है, क्या होती है? वाटर की मूवमेंट भी इक्वल होती है। तो इसको कहा जाता है जो है ना आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, ये नॉर्मल होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। सही, इसमें ना सेल श्रिंक करता है ना सोयल करता है, बिल्कुल नॉर्मल में रहता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साल्ट की जो है ना पोजीशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज इन तीनों में। क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मिटाते हैं? सोडियम क्लोराइड की जो है ना परसेंटेज। अभी NaCl आपने सुना होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसको नॉर्मल सलाइन भी कहा जाता है, ये नॉर्मल सलाइन की तरह यूज होते हैं फ्लूइड्स वगैरह, ये नीचे भी बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है आइसोटोनिक में इसकी कितनी होती है रेशो। ये आपने याद रखना है 0.9%। ये वैल्यू आपने जरूर याद रखना है, 0.9%। या NaCl की आप इस तरीके से नॉर्मल सलाइन की कह दें। ये फ्लूइड्स की होती है, मतलब 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml वाटर में देते हैं, या 9 ग्राम 1 लीटर में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ताकि फ्लूइड थेरेपी को मेंटेन किया जाए बॉडी में डिहाइड्रेशन के। ये नीचे बताता हूँ फ्लूइड थेरेपी क्या होती है। बस आपने NaCl की जो है ना ये देखना है वैल्यू के आइसोटोनिक में कितना होता है, 0.9%। ठीक है, NaCl। और जो है हाइपोटोनिक इसमें कितना होता है NaCl, इसमें इसकी वो होती है, वैल्यू होती है 0.45%। 0.45% NaCl होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, और 3% भी होता है ये, इसमें डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, और हाइपरटोनिक में ये होता है थोड़ा ज्यादा होता है जो है ना, ये होता है 3%। 3% भी होता है, बट स्ट्रांग हाइपरटोनिक में जो होता है वो होता है 7.5 भी होता है, बट 3 आप याद रख लें, इनफ है। दोनों बता देता हूँ। तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, आइसोटोनिक में NaCl की कितनी तादाद है, 0.9% वैल्यू है, 0.45 हाइपोटोनिक में। और जो है ना हाइपरटोनिक में 3% या 7.5% होता है।
ये अभी आप पिक्चर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या आपको बताया था कि वाटर जो है बाहर निकल रहा है, आउटसाइड द सेल वाटर मूव कर रहा है। ये देखें H2O बाहर आ रहा है। तो इससे क्या होता है, सेल जो है श्रिंक करेगा ना। वाटर जब सारा बाहर रिमूव हो जाएगा तो सेल श्रिंक करेगा। तो ये हाइपरटोनिक आप देख सकते हैं। ठीक है। आइसोटोनिक में आप देखें वाटर आ भी रहा है, वाटर जा भी रहा है, क्योंकि सेम इक्वल फोर्स जो है अप्लाई हो रही है। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, ये आइसोटोनिक कंडीशन होती है। ठीक है। तो हाइपोटोनिक में आपको बताया था वाटर जो है ना क्या होता है कि कम होता है, साल्ट की कमी इंटीरियर इनसाइड ऑफ द सेल। तो वाटर क्या जाता है, अंदर जाता है, क्योंकि अंदर साल्ट की जो है ना मिकदार ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, सेल जो है ना सोइल करता है। ये पिक्चर भी बनी हुई है, इनकी फिगर भी बनी हुई है। इससे भी आप देख के समझ सकते हैं। बाकी मैंने क्लियरली आपको समझा दिया। ये होता है। बाकी एक चीज और पॉइंट भी है, isotonic solutions are not helpful in good food preservation. Hypertonic solution are helpful in food preservation. Hypotonic are not helpful in food preservation. तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ये दोनों फूड प्रिजर्वेशन के लिए अच्छे नहीं होते। प्रिजर्वेशन क्या होती है आपको पता है। ठीक है। प्रिजर्वेशन जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उसके लिए ये दोनों सॉल्यूशंस अच्छे नहीं होते हैं। क्यों अच्छे नहीं होते? हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर वाले सेल में साल्ट कम होता है, अंदर इनसाइड ऑफ सेल साल्ट ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक ही बता रहा हूं कि ये फूड के लिए क्यों अच्छा नहीं होता प्रिजर्वेशन के लिए। तो वाटर कहाँ जाएगा, हमने आपको बताया हाइपोटोनिक में वाटर इनसाइड जा रहा है ना, ये देखें इनसाइड ऑफ सेल जा रहा है। तो इनसाइड ऑफ सेल बैक्टीरिया भी होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं पानी से या सोइलिंग करते हैं, इसलिए वो फूड को स्टोर अच्छा नहीं कर पाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है। आइसोटोनिक में आते हैं। आइसोटोनिक में सेम साल्ट होता है, बैक्टीरिया के लिए वाटर की तो कोई मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एंड अलाइव रहते हैं। तो ये भी फूड प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा नहीं है। हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक दोनों अच्छे नहीं है। फिर आते हैं कि हाइपरटोनिक क्यों अच्छा है। हाइपरटोनिक इसलिए अच्छा है कि हाइपरटोनिक के जो हमने यहाँ पे फिगर पे आते हैं ताकि फिगर में आपको समझ आए। हाइपरटोनिक में जो है ना आउटसाइड साल्ट ज्यादा होता है। बाहर वाला जो सेल का एरिया जगह होती है वहां पे साल्ट ज्यादा होता है, अंदर साल्ट होता है कम, रिड्यूस होता है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है। वाटर बाहर आएगा तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद होंगे वो क्या होंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना। श्रिंक पढ़ा है ना हमने, डिहाइड्रेट हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी या वो स्टॉप कर जाएंगे ग्रोथ में। इसलिए ये बेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा होता है। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि कौन सा सोल्यूशन फूड प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट है, तो आपने याद रखना है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो ये मैंने तीन को आपको डिफरेंट एंगल से समझाया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो बताएं, हम आगे चलते हैं। ठीक है। ऐसे जो 3-4 MCQs बनते थे मैंने आपको बता दी, फिगर से भी समझा दी। आई होप कि क्लियर होगा। आवाज वगैरह भी क्लियर है, बताएं काइंडली, शाबाश। इरफान क्लियर है बेटा? अच्छा, होप के क्लियर होगी चीजें। फ्लूइड थेरेपी क्या होती है, ये फ्लूइड्स दिए जाते हैं एनिमल को या ह्यूमन को, किस चीज को रिप्लेस करने के लिए, वाटर को, साल्ट को, ताकि सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाए। फिर दोबारा बताता हूँ फ्लूइड थेरेपी किसे कहते हैं। फ्लूइड थेरेपी इज गिविंग फ्लूइड्स टू एनिमल्स टू रिप्लेस वाटर साल्ट एंड मेंटेन सर्कुलेशन। तो यहाँ सिंपली अगर उर्दू में हम कहें कि बॉडी में पानी या साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए फ्लूइड्स थेरेपी दी जाती है। ये आप सबको पता होगा। ठीक है। क्यों हम देते हैं, ताकि डायरिया के सेंस में, डायरिया हो गया, सेवियर हो गए, प्रोलॉन्ग शॉक लग गया, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो गई,
पानी आपकी बॉडी से ज्यादा लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया सर्जरी के दौरान, इलेक्ट्रोलाइट, हीट स्ट्रोक, फीवर, कोई भी ऐसी चीज जिससे डिहाइड्रेशन होती है, आपकी बॉडी से साल्ट या पानी की कमी होती है, उसकी बदौलत हम एक चीज देते हैं जिसको कहा जाता है फ्लूइड थेरेपी, ताकि बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाए और साल्ट और वाटर को भी मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो ये फ्लूइड थेरेपी होती है, इसमें काफी चीजें लिखी हुई, ये हमारे काम की नहीं है। तो वो डिफरेंट जो है ना फ्लूइड थेरेपीज होती हैं, क्रिस्टोलाइड होती हैं जिसमें वाटर एंड साल्ट होता है, जिसमें नॉर्मल सलाइन भी था। क्रिस्टोलाइड का एग्जांपल है, कोलाइड्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, डेक्सट्रोज वगैरह उसमें आते हैं, ब्लड प्लाज्मा होते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी में भी हम देते हैं, ओरल इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देते हैं ये सॉल्यूशंस कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे डेक्सट्रोज सोल्यूशन है, ये 2.5, 5%, 10%, 25% कंसंट्रेशन बट 5% सोल्यूशन। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से एक एमसीक्यू याद रखना है। अभी डेक्सट्रोज क्या होता है, ये शुगर्स होते हैं, क्या होते हैं, शुगर होते हैं या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करके दिए जाते हैं अगर बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है, फ्लूइड्स की कमी हो गई है, तो उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, शुगर वाटर होता है ये सिंपली। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं, 5% में भी दिया जाता है, 2.5 में, 10 में, 25% में। तो ये आपने याद रखना है 5%। तो ये आ सकता है कि कौन सा डेक्सट्रोज का सोल्यूशन आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक बताया है ना, इनिशियली आइसोटोनिक होता है जिसमें उसकी सेल में फ्लूइड्स की तादाद सेम होती है साल्ट और वाटर की। तो 5%, ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे कि डेक्सट्रोज में आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सी परसेंटेज पे होता है, 5% सोल्यूशन होता है, ये रूटीन। बाकी 10% भी यूज होता है, 25%, 50%। ये कीटोसिस वगैरह जो कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इसमें ये सोल्यूशंस दिए जाते हैं डेक्सट्रोज के। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, फिर ये सोडियम क्लोराइड 0.9%, ये तो आपको बता दिया सोल्यूशन होता है ये भी। सही है। तो ये भी वोमेंटिंग के लिए, वोमेजल डिसऑर्डर, ये नाम नहीं याद रखने, इंडिकेशंस के किस किस में आप देते हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है बस। रिंगर सोल्यूशन, रिंगर तो हमने ऑलरेडी पढ़े नहीं हुए हैं, ये भी डिहाइड्रेशन में सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज नहीं है। सही है, सोडियम लेक्टेट सोल्यूशन, ये भी जो है ना डिहाइड्रेशन के दौरान या किसी प्रॉब्लम में, ये आपने याद रखना है। एसिड सोडियम, सोडियम फास्फेट सोल्यूशन, ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा इसका डोज रेट पूछ सकता है। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया, याद है आपको। पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया ये कब किससे होती है, फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से होती है। किसकी वजह से, फास्फोरस की कमी की वजह से होती है पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, तो इसमें जो ये सॉल्यूशंस दिया जाता है बफेलो में, 60 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट 800 ml डिस्टिल्ड वाटर में। तो ये आपने याद रखना है। शायद ये क्वेश्चन मुझे लगता है कभी कभी ये आ सकता है वैसे, कि अगर आ जाए कि पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया में ट्रीटमेंट क्या होता है, 60 ग्राम सोडियम फास्फेट दिया जाता है ताकि उसकी जो फ्लूइड्स हैं उसको पूरा किया जाए, बॉडी में जो कमी है, और 800 ml डिस्टिल वाटर में ये सोल्यूशन बनाया जाता है और उसे पिलाया जाता है, ये इसको कहा जाता है सोडियम फास्फेट सोल्यूशन। सही है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया, बाकी ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आइसोटोनिक, अगर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक आपको क्लियर हो गया, इसमें तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आपको समझ आ गई हैं तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन आता है। और ज्यादा इनमें नहीं आता कि भाई डेक्सट्रोज सोल्यूशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये इतना ओवरऑल बहुत डिटेल्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सर्जरी की क्लास खत्म होती है। तो इंशाल्लाह अब ईद के बाद हम जो है ना फार्मा को शुरू करेंगे। तो लास्ट हमारी शायद एक चीज हमारी रहती थी जो आपको बताता हूं मैं। जस्ट आपने यहाँ से कंसाइज से इसके करने हैं। सुचर मटेरियल जो एब्जॉर्बल है और नॉन एब्जॉर्बल आप सबको पता होगा, वैसे ये वाला एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल, सर्जिकल केटगट, क्रोमिक केटगट, फेसिया लेटा, क्रेजाइल मेम्ब्रेन, किंग्रो, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे एब्जॉर्बल होते हैं।
सिलिकार शेयर, कॉटन, नीलोन, मेटालिक, क्लिप, प्रोपिलीन, पोलीस्टर। ये वर्ड याद रखिएगा, पोलीस्टर। तो ये असल में इस तरीके से आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल। तो ये इसमें आपको ये सारे नाम दे सकता है, और ये कोई दे सकता है। तो बाकी तो आप मेटल की चीज है, सिलिक के, नीलोन है, कॉटन है, ये सारे वैसे भी नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, तो आप समझ जाएंगे। बट ये एक दो नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे पोलीस्टर है। तो ये आपने याद रखना है, बाकी ये आपको पता होंगे, फिर ये डिटेल में पढ़ेंगे भी सही सही से। तो यहाँ तक हमारा जो है ना क्लास खत्म होता है, सर्जरी भी पूरी होती है। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो है ना क्लासेस को अगर रिज्यूम करेंगे, ठीक है।